स्टूडेंट्स, और आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में देखा था और हमने देखा था कि किस तरीके से उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वेवलेंथ की बात करते हैं, वेव नंबर की बात करते हैं। और मैं जाते जाते आप लोगों को एक वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन था कि आपके पास लैम्डा की वैल्यू बाय द वे 200 एंगस्ट्रॉम है, या लैम्डा की वैल्यू 400 एंगस्ट्रॉम है, या लैम्डा की वैल्यू 800 एंगस्ट्रॉम है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको एनर्जी की यदि कैलकुलेशन करना हो, इसकी एनर्जी यदि हम बोले E1, ठीक है, इसकी एनर्जी बोले E2 और इसकी एनर्जी बोले हम यदि E3, तो इनकी एनर्जी की गणना, एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एनर्जी को कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताया था और वो फॉर्मूलाज को मैं फिर से लिख लेता हूँ। E = h न्यू, ये फार्मूला हमने चर्चा किया था और हमने ये कहा था कि जो न्यू होती है वो C/λ भी होती है। तो हम यदि न्यू का वैल्यू पुट कर दें यहाँ, तो E क्या हो जाएगा, h C/λ हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम एक चीज और देखें कि यदि हम इसको hc/λ कर दें या 1/λ कर दें, तो मैंने बताया था कि इस 1/λ को हम न्यू बार कह सकते हैं, hc न्यू बार, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी कैलकुलेट होती है वो डिपेंड करता है कि आपने h का वैल्यू कितना लिया है। मैंने बताया था कि h का जो वैल्यू है अलग अलग होती है, 6.6 × 10⁻34 होती है जूल सेकेंड, ये बात किया था। h का वैल्यू मैंने और बताया था आपको कि इसका वैल्यू 6.6 × 10⁻37 होती है, तो 27, तो अर्ग सेकेंड होती है, इसके अलावा h का वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हो, 4.14 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, ऐसा आप कर सकते हो। और एक जबरदस्त रिलेशन होता है कैलोरी और आपका कैलोरी और जूल के बीच। तो जो कैलोरी होती है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, 4.18 जूल होते हैं। तो कभी कभी कैलोरी वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करना होता है या जूल वैल्यू को कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है। तो यदि यहाँ पे कैलोरी लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं जूल लिखूंगा। बाय द वे यहाँ पे 1 किलो कैलोरी लिखता हूँ मैं, 1 किलो कैलोरी, तो 4.18 किलो जूल लिखूंगा, किलो जूल, ठीक है। तो आप कैलोरी को जूल से कंपेयर करोगे और किलो कैलोरी को किलो जूल से कंपेयर करोगे, तो इस तरह का दिखने वाला है आपको एटमॉस्फेयर, कुछ इस तरह का नजर आने वाला है। तो ये लिख लीजिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारी जो एनर्जी आती है यहाँ पे, एनर्जी वो जूल और किलो जूल में मेंशन होती है, जूल और किलो जूल में आती है आंसर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पर मोल पूछा जाता है, तो जब पर मोल में पूछा जाए, आप एनर्जी यदि पर मोल में पूछा जाए, किसमें पूछा जाए, पर मोल में पूछा जाए, पर मोल में, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं हम, E = ऐसा बोल सकते हैं, E = hcn0, ये एवोगैड्रो नंबर है, अपॉन लैम्डा हो जाएगी। तो यहाँ पे एवोगैड्रो पर मोल के लिए निकालना है तो एवोगैड्रो लिखना पड़ेगा। पर मोल फोटोन की जो ऊर्जा है वहां पे हम एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपको एक सवाल हल करके दिखाता हूँ, एक सवाल हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो यदि हम एक को देखें तो दूसरा पता चल जाएगा फिर कैसे होगा। देखो, सबसे पहले मैं इसी को हल कर देता हूँ, बाकी आप दोनों कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, E2 लिखता हूँ, E2, और अभी बताया था hcn0, और ये हो जाएगा लैम्डा। और आप क्या करोगे, h का वैल्यू पुट करोगे। यदि आप कैलोरी में निकालते हो तो कैलोरी के लिए h का वैल्यू कैलोरी में रखोगे, तो इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ। h का वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। उसके बाद c का जो वैल्यू है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, और इसको तो आप जानते हो 6.6 × 1.6 × 10⁻23 होता है, याद रखिएगा
इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है, पर मोल। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू क्या है, 4000 इंटू 10⁻³ मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट, ये सेकंड से सेकंड कटेगा, सेकंड से सेकंड कटेगा। बाकी जितने वैल्यूज है ना आप उसको लिखिएगा, और जब आप लिखोगे तो ये आपको वैल्यू देगा 299,500 जूल आएगा। जूल, जूल, जूल है ना, देख रहे हो आप लोग जूल, देखो ये जूल बचा है, ये वाला जूल बचा है, ये जूल आएगा। और वो पर मोल बचेगा, पर मोल। ठीक, जूल पर मोल। अब आपको क्या करोगे, ये जो डॉट कुछ नहीं मतलब ये यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा तो उसको लिखोगे 499.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट होती है। आप एच का रखोगे तो यदि एच की वैल्यू जूल में रखोगे तो जूल में आएगी, कैलोरी में रखोगे तो कैलोरी में आएगी, अर्ग में रखोगे तो अर्ग में आएगी, और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप इसी फॉर्मूला को लेकर के एनर्जी का किसी भी वेवलेंथ से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एक जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जनरल क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपका दो लैम्डा वैल्यू है, जैसे मान लो मैं इसकी दोनों की बात करता हूँ, तो इनमें कितना एनर्जी का वेरिएशन है, इसको लिख होगी तो लिख लीजिए। चलो अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये बोला जाए कि आपका यदि वेवलेंथ लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में एनर्जी का रेशियो कितना है, एनर्जी का जो रेशियो है वो एनर्जी का रेशियो कितना है, एनर्जी का रेशियो कितना है, मतलब ई और E2 और E3 में एनर्जी का रेशियो कितना है, ये आपको पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, मान लो मैं एक अलग क्वेश्चन बता दिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, मतलब इसमें जो एनर्जी का रेशियो है E2 और E3 का रेशियो क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, E2 लिखेंगे। और अभी देखो अभी E2 जो है तो क्या होगा, Sc अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा, Sc अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, Sc अपॉन लैम्डा 2 होगा, वेरी गुड। और उसके बाद E3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Sc अपॉन लैम्डा 3 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे मैं देखो Sc तो Sc ही रहेगा, चेंज होगा ही। अब वहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, 400 एंगस्ट्रॉम था, हाँ। और यहाँ पे क्या है, Sc अपॉन 800 एंगस्ट्रॉम, 800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हो गया। अब आप इसको रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, रेशियो निकालना है तो E1 अपॉन E2 करोगे, E1 क्या करोगे, E2 करोगे। E1 का जो होल E2 और E3 है तो E2 E3, E2 का वैल्यू क्या है, Hc है अपॉन लैम्डा 2 है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ 400 एंगस्ट्रॉम, लिख सकते हैं ऐसा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Hc को फिर से यहाँ पे लिखेंगे 800 एंगस्ट्रॉम। अब इसको देखो पलट सकते हो आप, पलटोगे तो क्या हो जाएगा, Sc से Ac कट जाएगा, और E2 अपॉन E3 क्या होगा जी, E2 से E3 800 एंगस्ट्रॉम ऊपर आ जाएगा और 400 एंगस्ट्रॉम नीचे आ जाएगा। तो ये कटेगा, कटेगा तो देखो कितना आ जाएगा, 2:1 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है, यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, E2 रेशियो E3 क्या हो जाएगा, 2:1 आएगा। कभी कभी इसको ऑप्शन में दे देगा 2:1 या 1:2, तो आप कंफ्यूजन में रहोगे, तो इस तरीके से आप बनाइएगा। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 रेशियो में पूछा जाए, लैम्डा की वैल्यू जाए और रेशियो पूछा जाए तो आप आसानी से ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इस तरह का पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन जो जनरली हम सभी को जानना चाहिए वो क्या है कि वेव नंबर से हम या वेवलेंथ से वेव नंबर कैसे निकालें, या कैलकुलेशंस में हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें। तो एक जो क्वेश्चन से मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी and wave number of
वेवलेंथ 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 इसका वेवलेंथ मैं ले लेता हूँ 250 एंगस्ट्रॉम 250 एंगस्ट्रॉम। आपके पास 250 एंगस्ट्रॉम है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? आप कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को? तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो लैम्डा का वैल्यू है वो क्या है। तो 250 है ना, 250 एंगस्ट्रॉम है। ये 250 एंगस्ट्रॉम है। अब 250 एंगस्ट्रॉम को आप क्या कर सकते हो, 250, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम को तो आप जानते हो 10 की पावर 10 मीटर होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है ना, याद रखिएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है आपको बताऊंगा, म्यू इज इक्वल सी अपॉन लैम्डा। क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो सी का जो वैल्यू है वो होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है ना, पर सेकेंड, ठीक, इतना होता है। हमने इसको लिख दिया यहाँ पे 250 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ये मीटर से मीटर कर दिया, मीटर से मीटर कर दिया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं पता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यदि ये 0 को काटे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 325 लिख देता हूँ यहाँ, और ये इस तरफ लाऊंगा तो 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9, ठीक हो जाएगा। अब ये जाएगा ऊपर, पर सेकेंड तो पर सेकेंड है, ठीक। इसको काटोगे तो कितना होगा, 1.2 हो जाएगा समथिंग, और ये हो जाएगा 10 की पावर, देखो 10 तो कर दिया है, 10 की पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा, जाएगा ना, 8 19 16, मतलब 7 8 हो जाएगा पर सेकेंड। या इसको ऐसा कर सकते हो क्या, 1.2 इंटू 10 की पावर 6, ऐसा किया जा सकता है क्या, देखो 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 देखो, इतना तो किया जा सकता है, इतना तो किया जा सकता है, ठीक है। 10 की पावर ये 16 हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है जी, हाँ ठीक है। अब ये इसको 10 की पावर 5 कर देता हूँ, 6 है तो 7 कर देता हूँ, और ये 9 हो जाएगा पर सेकेंड। और इसको मैं बोला था आपको गीगाहर्ट्ज, क्या बोला था, गीगाहर्ट्ज। तो 1.2 इंटू 10 की पावर 7 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। इतना ज़्यादा साइकिल बनने वाला है, इतना ज़्यादा साइकिल बनने वाला है, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे, आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया कि म्यूजिकल सी अपॉन लैम्डा, सी का वैल्यू रखना है, लैम्डा का वैल्यू रखना है, और आपको ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। फ्रीक्वेंसी के बाद जो आती है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है वेव नंबर। वो क्या है, वेव नंबर। तो वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेव नंबर। तो वेव नंबर यदि कैलकुलेट करना है आपको, क्या करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है, तो आपको पता होगा वेव नंबर होता है 1/λ। क्या होता है, 1/λ। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 250 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है ना, होता है भी। अब ये इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या, 10 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 10। तो इसको तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कर देता हूँ मैं, 2 इंटू 50 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो। अब ये हो जाएगा 10 की पावर 8 अपॉन 250 पर सेंटीमीटर होगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 10 की पावर 4 लिख देता हूँ, 10 की पावर 4 कर देता हूँ, इधर 10 की पावर 4 कर देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा 25, 250 गुणित 100 करोगे तो 1000 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा वो पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको आंसर क्या देगा, 40,000 देना चाहिए, ठीक, 40,000 पर सेंटीमीटर। तो इतना साइकिल पर सेंटीमीटर के अंदर बनने वाला है, बहुत अच्छा खासा एनर्जी है, 250 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप वेव नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हो, वेव नंबर का कैलकुलेशन
कर सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वेव नंबर का कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चन यदि आता है तो बहुत छोटा क्वेश्चन रहेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 2-3 फॉर्मूला याद करना है और आपसे बन जाएगा। ठीक है, और इसको भी मिटा देते हैं और इसको मिटाने के बाद एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं। और वो नया टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्लासिफिकेशन, विभाजन किस तरीके से किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उसका क्लासिफिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू सबसे पहले वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो कैसे वेवलेंथ है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद देखो वेवलेंथ बढ़ती गई है, वेवलेंथ बढ़ती गई है। तो यहाँ पे ज्यादा साइकिल बने, उधर कम साइकिल बने। तो वैज्ञानिक लोग ये बोले कि यदि आपका कम वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऐसा कम है और जैसे जैसे बढ़ोगी वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, तो जो सबसे कम वेवलेंथ रखेगा, वेवलेंथ रखेगा, उसका ये होता है कॉस्मिक रे। क्या होता है? कॉस्मिक रे होता है। क्या होता है जी? कॉस्मिक रे होता है। उसके बाद जो एनर्जी होती है ना, उसका होता है एक्स रे। क्या होता है? एक्स रे। यानी जहां ज्यादा साइकिल बन रहा है, जहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका कॉस्मिक रे। क्या होता है? कॉस्मिक रे। फिर एक्स रे होता है। फिर क्या होता है? एक्स रे। ठीक, सॉरी, उसके बाद गामा रे होता है। गामा के बाद एक्स रे होता है। गामा के बाद क्या होता है? एक्स रे। मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई एनर्जी, इसकी एनर्जी हाई होती है, हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक, और इसकी एनर्जी होती है थोड़ी सी कम। उसके बाद गामा रे के बाद यूवी विजिबल बोलते हैं ना, यूवी आएगा, यू या अल्ट्रावायलेट लिख देता हूँ, अल्ट्रावायलेट आता है। उसके बाद क्या आता है? अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आता है विजिबल। क्या आता है? उसके बाद विजिबल। इसी लाइट के थ्रू हम देख पाते हैं। तो इसके बाद विजिबल के बाद आईआर आता है। विजिबल के बाद क्या आता है? आईआर। विजिबल के बाद आईआर के बाद माइक्रोवेव। आईआर के बाद क्या आता है? माइक्रोवेव। याद रखिएगा, आईआर के बाद माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव के बाद आता है आपका रेडियो वेव। याद रखिएगा इसको, आईआर के बाद माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। आईआर को हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। तो इस तरीके से है, इसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, इसकी एनर्जी लोएस्ट होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है? लोएस्ट होती है, एनर्जी लोएस्ट होती है। इसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, इसकी एनर्जी लोएस्ट एनर्जी होती है। ठीक, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, E प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो जहां जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वहां उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, जहां फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्लासिफिकेशन किया गया है। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, अब हम बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्लासिफिकेशन कर दिया गया। क्लासिफिकेशन करने के बाद इनके क्या रोल थे, हमारी एप्लीकेशन क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका मेजर एप्लीकेशन जो है ना, हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, जहाँ पे हम मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज करते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, मॉलिक्यूल में कैसे डाइपोल होती है, मॉलिक्यूल अलग अलग एनर्जी लेवल में जाके कैसे अपना बिहेव चेंज करता है, तो उसकी चीज चर्चा होती है। तो कॉस्मिक रे ऐसा रे है जिसका कोई यूज नहीं करते हम लोग, नॉट एप्लीकेबल है, हमारे दैनिक जीवन में कोई यूज नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। गामा रे भी हमारे दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो इसका उपयोग कोई हम करते ही नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो इसका यूज नहीं होता, याद रखिएगा, इसका यूज नहीं होता। एक्सरे का यूज किया जाता है। अब एक्सरे का यूज कहाँ किया जाता है? एक्सरे का यूज हम लोग करते हैं एक्सरे मशीन में, जहाँ पे हम लोग
बॉडी का इमेज लेते हैं, बॉडी का इमेज लेते हैं। आप लोग देखोगे कभी कभी हड्डी टूट जाती है तो हम लोग किसी का हेल्प लेते हैं, हड्डी टूट जाती है तो हम किसी का यूज करते हैं, हड्डी टूट जाती है तो इसी का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एप्लीकेशन। और उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं, तो केमिस्ट्री में यूज करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन देखते हैं। और यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं। क्या देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग किसी मॉलिक्यूल का बनने से बाइंडिंग एनर्जी कितनी रहती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा और यूज हैं जो हम मेन यूज है उसको देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है। आप लोगों को पता होगा कि हम जब किसी मॉलिक्यूल को देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होती है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होती है, एटम में इलेक्ट्रॉन होती है। तो उस मॉलिक्यूल के बनने पर उसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। तो इस वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस वाले स्पेक्ट्रम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखते हैं। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन देखते हैं, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है। इसी में हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ते हैं। इसी में एब्जॉर्प्शन मतलब अल्ट्रावायलेट, बियर लैम्बर्ट लॉ जो पढ़ते हैं ना, बियर लैम्बर्ट लॉ, इसी में पढ़ते हैं हम लोग, बियर लैम्बर्ट लॉ, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इससे। अब उसके बाद आते हैं आईआर, ध्यान से सुनिएगा। आईआर मतलब होता है इंफ्रारेड। अब देखो मॉलिक्यूल जो बनती है ना, तो मॉलिक्यूल में जो एटम्स होती है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है कई में। तो उसमें क्या होती है, मॉलिक्यूल का जो बीच का बॉन्ड है, यहाँ पे बीच का बॉन्ड है, ये ए और बी है, मान लो ए और बी है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनती है, तो बॉन्ड के बीच में जैसे ये लाइट पड़ता है, तो वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन की स्टडी करते हैं हम लोग इंफ्रारेड से। किसकी स्टडी करते हैं, वाइब्रेशन की, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कैसा होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाते हैं। बाद में हम इसको बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं कि इसमें किस तरह की वाइब्रेशन होती है, कैसे कैसे एनर्जी लेवल बनती है, उसको हम चर्चा करने वाले हैं। माइक्रोवेव में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोटेशनल, क्या पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूल रोटेट करता है, जैसे ये लाइट पड़ती है मॉलिक्यूल पर, मॉलिक्यूल रोटेट करता है, घूमता है, ऐसा घूमता है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोवेव। इसके बाद हम रेडियो वेव की बात करते हैं। रेडियो वेव में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसकी न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में रोटेशन होता है रेडियो वेव के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर रोटेशन की बात करते हैं, न्यूक्लियर रोटेशन की बात करते हैं। याद रखिए किसके रोटेशन की बात करते हैं, न्यूक्लियर रोटेशन की बात करते हैं, रेडियो वेव में न्यूक्लियर रोटेशन। आप लोगों को पता होगा, जैसे आप मेरे को सुन पा रहे हैं, आप घरों में देखते हो, टीवी देखते हो, आप फोन से बात करते हो, तो जो हमारी मोबाइल से जो कम्युनिकेशन होती है, जो मोबाइल से कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होती है, वो यही रेडियो वेव है, जिसके द्वारा हम रेडियो को प्रसारण वगैरह को सुन सकते हैं। माइक्रोवेव के द्वारा हम टीवी चैनल्स के सिग्नल को सुन पाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें टीवी का यूज होता है, इसमें रेडियो का यूज होता है। टीवी के लिए जो सिग्नल होती है वो माइक्रोवेव का होता है, और जो रेडियो वेव के लिए जो हमारा जो सेल फोन वगैरह है वो रेडियो वेव में भी काम करता है, कुछ सिग्नल माइक्रोवेव का रहता है, तो वो बंचिंग और बीच के मेडिएटर का काम करता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हमारे पास, उसका पूरी का सबका एप्लीकेशन है, और इसी एप्लीकेशन को हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। अभी आपको इस वीडियो में मैं सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक फोटो अपलोड करूंगा, उसको देखिएगा, और किस से किस रेंज के बीच दिखने वाला है। तो इस वाले हम वीडियो में सीखा कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किस तरह से बांटा गया है। तो कभी कभी आर्डर पूछा जाता है, तो मैं बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इससे कम एनर्जी, फिर जाके सबसे लोएस्ट एनर्जी होता है, सबसे लोएस्ट एनर्जी। जिसकी एनर्जी लोएस्ट होती है उसका वेवलेंथ हाईएस्ट होता है, जिसका एनर्जी सबसे कम होता है, लोएस्ट एनर्जी हाईएस्ट वेवलेंथ,
क्या होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ, याद रखिएगा हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा लोएस्ट वेवलेंथ, क्या हो जाएगा, लोएस्ट वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक, लोएस्ट वेवलेंथ, ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कीजिए। थैंक यू।